तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप अच्छे हो। मेरा नाम है योगेंद्र राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं बीमा यानी कि इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, हमारे आसपास घट रही घटनाएं जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, फ्लड कॉसेज, वायदा, अर्थक्वेक, युवा वर्ग की आकस्मिक समय पूर्व मृत्यु, जैसे कोई फायर कॉसेज, भूस्खलन, बिजली गिरना एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये घटनाएं जो होती हैं अप्रत्याशी होती है, ना कोई इसका पूर्वानुमान होता है, ना कोई पूर्वाभास होता है, तथा आर्थिक हानि और शोक का कारण बनती है। भाई, भूकंप आपको बता के तो आएगा नहीं, वो एटलीस्ट आ जाता है लेकिन बताता नहीं है, चुपचाप। आधुनिक वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत की अगर हम बात करें तो लंदन के लाइडस कॉफी हाउस से हुई थी सन 1706 में। सन 1706 में वर्ड्स फर्स्ट द इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई, जिसे हम एमरिकेबल सोसाइटी फॉर पोटेंशियल एसोसिएट्स के नाम से जानते हैं। इन इंडिया इंश्योरेंस बीमा हैज बिगन इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में बीमा की शुरुआत हमारे इंडिया में हो चुकी थी। उन्हें जो द्वारा भारत में स्टेब्लिश पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शुरुआत हुई। बीमा कारोबार पर नियंत्रण हेतु 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम प्रस्ताव पारित हुआ। अगर हम बात करें बीमा अधिनियम 1938 की, तो भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रण करने हेतु बनाया गया। समय समय पर इसमें संशोधन भी होता रहा और आज भी जारी है। हम बात करें बीमा अधिनियम के तहत, तो सरकार द्वारा बीमा नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस की नियुक्ति की गई। बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में किया गया। क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में किया गया। भारतीय जीवन बीमा इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम बात करें दूसरी तरफ, तो साधारण बीमा निगम यानी कि सेंट्रल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो 1 सितंबर 1956 में, फ्रॉम 1956 टू 1999 में एलआईसी के पास ऑल राइट यानी कि सारे राइट्स थे। इंश्योरेंस सेक्टर के विकास में नए परिवर्तन एवं खोज की कड़ी प्रतिस्पर्धा के अध्ययन के लिए सन 1953 में मल्होत्रा समिति का गठन किया गया, जिसके हेड आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा थे। के एक हिस्से का दूसरे बीमाकर्ता द्वारा बीमा, जो एक परस्पर स्वीकार्य प्रीमियम के बदले जोखिम को स्वीकार करता है। अर्थात एक विदेशी बीमा कंपनी भारत में स्थापित किसी भी शाखा के माध्यम से पुनः बीमा कारोबार में शामिल हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब बीमा की शुरुआत की गई थी, तब से लेके अब तक कुछ कंपनियां बंद हो चुकी है, और जो हमारी एलआईसी है और कुछ इंडिया की राष्ट्रीय कंपनी है जो अभी भी संचालित है, उनके द्वारा अगर कोई विदेशी कंपनी यानी कि विदेश की कोई कंपनी अगर बिजनेस या बीमा में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वह किसी भी राष्ट्रीय कंपनी के जरिए भारतीय बाजार में बीमा में निवेश कर सकती है। अगर हम वर्तमान जीवन बीमा उद्योग की बात करें तो एलआईसी फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, बिरला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा। अगर हम बात करें भारत में बीमा उद्योग का न्यायंक एवं नियंत्रण कौन करता है, तो IRDAI। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं पोलिंग ऑफ फंड यानी जमा राशि द्वारा निधि एकत्रीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप कई प्रीमियम भरते हैं, यानी कि व्ययिक अंशदान बीमा कंपनी को देते हैं। बीमाकर्ता की प्रभावित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति इसी निधि यानी फंड के द्वारा किया जाता है। अब भाई, बीमा कंपनी अपने से लाके तो पैसा देता नहीं है। कई लोग बीमा कराते हैं और प्रीमियम भरते हैं, जिसमें से जैसे कोई 100 लोग बीमा करते हैं तो 100 लोगों का फंड इकट्ठा होता है। देन बीमा कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करती है। उसके बाद अगर किसी 100 व्यक्ति में से किन्हीं 2 व्यक्तियों का नुकसान होता है तो उसे बीमा कंपनी उसी फंड में से उसको सहायता राशि अलॉट करवा देती है। तो गाइस, अब हम जानते हैं कि आप बीमा किसके लिए करवा सकते हैं। जैसे कि वस्तुगत यानी फिजिकल, जैसे कोई गाड़ी, भवन, उसके लिए हम बीमा करवा सकते हैं। व्यक्तिगत यानी कि नॉन फिजिकल, नाम या कोई ख्याति है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, बादशाह, यो हनी सिंह, इनका बड़े बड़े नाम है तो ये अपने नाम को लेके भी बीमा करवा सकते हैं। उसके बाद हम व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल की बात करें तो आंख, हाथ, पैर, अन्य अंग कोई भी आपका हो सकता है जो क्षतिग्रस्त होने पर, यानी कि पर्सनल आंख, हाथ, पैर, अन्य अंग बीमा घटित घटना से होने वाले नुकसान का बोझ हल्का करना बीमा का काम होता है, तो उसके लिए भी आप बीमा करवा सकते हो। हम बात करते हैं रिस्क की। अनिश्चित रूप से घटने वाली घटनाओं के लिए बीमा मिलता है। बिल्कुल, कोई भी आपातकालीन या अनिश्चित रूप से जो घटना घटती है उसके लिए बीमा मिलता है। जोखिम का महत्वपूर्ण बोझ यानी जो जोखिम होता है उसका महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण बोझ क्या क्या होता है अब हम देखते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी हानियां आती हैं जिनकी क्षतिपूर्ति बीमा की द्वारा सरलता से की जा सकती है, जैसे कारखाना या माल नष्ट होने पर वास्तविक मूल्य का आकलन करके क्षतिपूर्ति कराना। उसके बाद हम बात करें कि हार्ट सर्जरी, जैसे आपको स्वास्थ्य खराब हो जाता है और आपकी हार्ट सर्जरी की जाती है तो उसमें चिकित्सक लागत यानी कि जो लागत आपकी होती है ऑपरेशन की, वो बिल्कुल बीमा कंपनी द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है।
हम बात करते हैं जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ। इसके अंतर्गत वहन की जा सकने वाली लागत और तनाव शामिल है। अगर हम बात करें जैसे भय एवं चिंता के कारण शारीरिक एवं मानसिक से होने वाला नुकसान, आप जैसे बीमार हो जाते हो तो आपको कई थॉट आपके मन में आने लगते हैं, तो जिसके कारण आपके मन में मानसिक तनाव होने लगता है और आपको भय और चिंता सताने लगती है। अगर आपके पास बीमा है तो आप निश्चित हो सकते हो कि भाई अगर मेरे को कोई बीमारी होती है तो उसे बचने के लिए मुझे इलाज बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इससे आपको मानसिक शांति की थोड़ी अनुभूति होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हानि से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति में संभावित घटना के लिए आरक्षित निधि बनाए रखना। जैसा कि आप जानते हैं कि दुख होता है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे क्रिटिकल समय में आपको बीमा वाले साथ देते हैं, तो इसलिए बीमा करवाएं आप, बिल्कुल बहुत जरूरी है बीमा। उसके बाद हम बात करें रिजर्व फंड के रूप में रखने वाली निधि निवेश करके अपने कारोबार की ओर प्रभावी बता सकते हैं। अगर आप रिजर्व करते हैं अपने कारोबार के लिए, कुछ फंड रिजर्व करते हैं बीमा के रूप में, तो आप उसे प्रभावी बता सकते हैं, क्योंकि आपका अगर कारोबार में बीमा है तो आप सुरक्षित हो और साथ में आप आगे बढ़ सकते हो बिना किसी डर के। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीमाकर्ता कंपनी को जोखिम देकर मानसिक शांति का आनंद भी ले सकता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ रिस्क की, यानी कि रिस्क अवॉइड, जोखिम से बचाव, रोड क्रॉसेस से बचाव करना, स्वास्थ्य बिगड़ने के डर से विदेश यात्रा न करना। अगर आपको डर है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहते या कर पा रहे हैं तो आपको बीमा करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें रिस्क रेजिटेशन यानी जोखिम प्रतिकरण के बारे में, स्वयं जोखिम प्रभाव को सहना व बहन करना। जैसे अपनी छोटी सी फैक्ट्री के लिए 1 करोड़ कैश नगद रखना भी एक जोखिम है, जिसके लिए आपको बिल्कुल बीमा करवाना चाहिए। उसके बाद हम करें रिस्क रिड्यूशन एंड कंट्रोल, जोखिम कम करना व नियंत्रण करना, हानि की घटना के अवसर को कम करने हेतु उपाय करना अथवा ऐसी हानि के बचाव पर उसके प्रभाव को गंभीरता से विचार करना और उसके लिए बीमा करना। अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग अगर कुछ भी करते हो तो आपके लिए बीमा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ, अगर आप स्मोकिंग से बीमार होते हो तो आपको इलाज मिल जाएगा और इलाज का पैसा आपका बीमा कंपनी उठाएगी। अगर आप ड्रिंक करते हो, ड्रिंक से बीमार हो जाते हो तो बिल्कुल आपका पैसा बीमा कंपनी देगी, आपका इलाज करवाएगी। और अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके का पैसा आपको बीमा कंपनी देगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल बीमा करवा कर ड्रिंकिंग, ड्राइविंग और स्मोकिंग कर सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं।